नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मुझे आशा है कि आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद और शेयर कर रहे होंगे और मैं चाहूँगा जिन्होंने भी अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। तो अब हम पढ़ते हैं अपना 7th प्रिंसिपल, रिम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़। रिम्यूनरेशन का मतलब पारिश्रमिक। पारिश्रमिक देना किसको? एम्प्लॉयज़ को, कर्मचारियों को पारिश्रमिक देना। फ्योल इज द ओपिनियन। फ्योल का ओपिनियन है डैट द एम्प्लॉय शुड गेट अ फेयर रिम्यूनरेशन, कि फ्योल कहता है कि एम्प्लॉयज़ को एक उचित पारिश्रमिक देनी चाहिए, सो डैट जिससे द एम्प्लॉयज़ एंड द ओनर्स फाइंड इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब कि जो कर्मचारी है और जो ओनर्स है, मालिक है, वो क्या हो, दोनों ही सामान्य संतुष्ट हों। मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ का रेम्यूनरेशन है वो उनको उचित मिले और जो ओनर्स का है, ओनर्स का बनता है, वो ओनर्स को उनको उचित मिले और वो क्या देखें कि उन दोनों में क्या है, उचित संतुष्टि बनी हुई है। इट इज़ द ड्यूटी, यह किसका कार्य है? ऑफ द मैनेजर, यह कार्य किसका है? मैनेजर का। मैनेजमेंट ही एक ऐसा काम करती है जो एम्प्लॉयज़ और ओनर्स में क्या करती है, सेटिस्फाइड बना के रखती है उन दोनों को और उन दोनों को एक साथ लेकर चलती है। और इस प्रिंसिपल में इन दोनों को साथ लेकर चलने के साथ साथ उनको उचित पारिश्रमिक भी देना ज़रूरी है। यहाँ पे मैनेजर क्या इंश्योर करता है? डेट एवरीबडी इज़ बीइंग पेड, कि प्रत्येक व्यक्ति को पे किया जाएगा रेम्यूनरेशन, पारिश्रमिक, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, मतलब कि जो जिसका कार्य है उसको उसके कार्य के अनुसार क्या किया जाएगा, रेम्यूनरेशन पे किया जाएगा। जैसे मान लीजिए टॉप लेवल मैनेजमेंट में हमारे CEOs आते हैं और हमारे शेयर होल्डर्स आते हैं, ये हमारी कंपनी के मैनेजर होते हैं। जो हमारी कंपनी का प्रॉफिट होता है वह इन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसलिए इनको प्रॉफिट और इनकी रेम्यूनरेशन क्या होती है? ज़्यादा होती है। ऐसे ही मिडिल लेवल मैनेजमेंट में डिपार्टमेंटल्स मैनेजर आते हैं, जर्नल मैनेजर्स आते हैं, तो इनका क्या होता है, इनका जो लोअर लेवल मैनेजमेंट से होता है उनसे इनका पारिश्रमिक क्या होता है? ज़्यादा होता है। और सुपरवाइजर्स का मतलब कि मिडिल लेवल से थोड़ा कम होता है पारिश्रमिक। और जो फर्स्ट लाइन हम कहते हैं अपने लेबर्स को, क्योंकि ये ही वो काम करते हैं। फर्स्ट लाइन प्लेटफॉर्म एरिया भी हम कह सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म एरिया पर काम करते हुए इन्हीं से ही हमारी जो कंपनी है उसका मतलब कि हम इन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। यही हमारी कंपनी को ऊंचाइयों तक और उसके गोल को पूरा करने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। अगर एम्प्लॉयज़ ही हमारे सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो हमारा जितना भी प्लान है, स्टाफिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, जो भी है वो सब क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा और हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो क्या होने चाहिए? सेटिस्फाइड होने चाहिए। और वो सेटिस्फाइड कैसे होते हैं? उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन देना चाहिए। इफ़ हाउएवर, हालांकि दे आर नॉट पेड प्रॉपरली फॉर देयर वर्क, अगर वो अच्छे से अपना काम नहीं करते और उन्हें पेड नहीं किया जाता, द एम्प्लॉयज़ दे विल नॉट टू डू देयर वर्क विद परफेक्ट डेडिकेशन, तो वो अपना जो अच्छी एबिलिटी है, अपनी कैपेसिटी है और जो ईमानदारी है वो उसके साथ कार्य नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने कर्मचारियों को, अगर हमारे कर्मचारी अच्छा पेड नहीं करेंगे, उनकी योग्यता के अनुसार हम उन्हें उनकी रेम्यूनरेशन, उनका पारिश्रमिक उन्हें नहीं देंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? तो वो अपने काम को परफेक्ट डेडिकेशन के साथ नहीं करेंगे, वो ईमानदारी नहीं करेंगे, वो स्टीलिंग करने लग जाएंगे, हमारे फर्म में थेफ्टिंग बढ़ जाएगी, चोरियां बढ़ जाएंगी और साथ में कन्फ्लिक्ट्स, झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट इसका परिणाम क्या होगा? ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शैल हैव टू फेस फेल्यूर, मतलब जो हमारा संगठन होगा वो संगठन का परिणाम क्या निकलेगा इस सब का, कि हमारी जो संगठन है उसको नीचे गिरावट का सामना करना पड़ेगा, वो बुलंदियों को नहीं छू पाएगी, वो अपने टारगेट्स को अचीव करने में सक्षम नहीं होगी और उसको हर जगह हार का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं इसलिए हम उनको प्लेटफॉर्म एरिया और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स तो हमारे सुपरवाइजर्स हो गए, जो प्लेटफॉर्म एरिया पर वर्क करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो अगर वही सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी। प्रॉपर रेम्यूनरेशन डिपेंड ऑन सम फैक्ट्स, जो उचित पारिश्रमिक होता है वो किस पर निर्भर होता है? कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनका जीवन स्तर की लागत क्या है, डिमांड ऑफ लेबर, श्रमिकों की मांग क्या है, एंड देयर एबिलिटी, और उनकी योग्यताएं क्या हैं। हम ये सब एक एम्प्लॉय में देखते हुए हम उनका क्या करते हैं? एक प्रॉपर रेम्यूनरेशन तैयार करते हैं। फ्यूल फील्स डैट
फ्यूल ने क्या देखा, इन ऑर्डर टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़, जो हमारे कर्मचारी होते हैं उनको संतुष्ट बनाए रखने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए कि वो फ्यूचर्स में कोई मिस्टेक्स ना करें, उसके लिए क्या है, अपार्ट फ्रॉम जर्नल रेम्यूनरेशन, जो उनका जो काम करते हैं उस रेम्यूनरेशन को छोड़कर उसके साथ दे शुड बी गिवन सम मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इनिशिएटिव्स का मतलब हमें उन्हें उपहार देने चाहिए, या तो उन्हें नकदी में या हम नॉन नकदी मतलब कि बिना नकदी का भी दे सकते हैं कि उन्हें सम्मानित करना पूरी फर्म के सामने। तो ये क्या है, इससे क्या है, हमारे पारिश्रमिक क्या होता है, प्रसन्न होते हैं और अपने कार्य को अच्छे ढंग से करते हैं। तो आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज डैट, मान लीजिए द थिंग्स आर गेटिंग डियर एंड डियरर, मतलब कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की वस्तु है ना वो महंगी ही महंगी होती जा रही हैं और कंपनी को इससे क्या हो रहा है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। इन सच अ सिचुएशन, इस परिस्थिति में द रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ शुड बी इंक्रीज्ड, जो हमारे कर्मचारियों का पारिश्रमिक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, विदाउट देयर आस्किंग, मतलब कि कर्मचारियों को कहे बिना ही हमें उनका क्या कर देना चाहिए, जो उनकी रेम्यूनरेशन होती है वो बढ़ा देनी चाहिए। इफ़ दिस इज़ नॉट डन, अगर हम ऐसा नहीं करते, द एम्प्लॉयज़ विल लीव द कंपनी, जो हमारी जो कर्मचारी हैं वो क्या करेंगे, कंपनी को छोड़ देंगे। टू एक्ट फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, वो अपनी पहली ही अपॉर्चुनिटी में अपनी क्या कंपनी को छोड़ देंगे, जिससे हमारी कंपनी को हैवी लॉस का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि उसके गोल्स अचीव नहीं होंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं इसके पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट। इंक्रीज इन द एनकरेजमेंट एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़, इससे जो होते हैं कर्मचारियों में एनकरेजमेंट, उनके आत्मविश्वास में और वो संतुष्टि जो होती है उनकी वो बढ़ती है। डेवलप द स्पिरिट ऑफ डेडिकेशन अमंग द एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों के बीच में डेडिकेशन मतलब अपने दिल लगाकर काम करने की जो परिस्थिति होती है वो डेवलप होती है। डिक्लाइन इन द लेबर टर्नओवर रेट, लेबर टर्नओवर रेट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। लेबर टर्नओवर रेट क्या होता है, जैसे हमने अपनी कंपनी में स्टाफिंग की, एम्प्लॉयज़ लगाए डिपार्टमेंट्स में, अगर वो एम्प्लॉयज़ से संतुष्ट ना होकर वो कंपनी छोड़कर किसी और कंपनी में चले जाते हैं तो इससे हमारा क्या होता है, टर्नओवर रेट जो होता है लेबर्स का वो बढ़ जाता है, जो हमारी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए हमें अपने लेबर्स को बनाए रखना चाहिए। अगर हम अपने लेबर्स को बनाकर नहीं रखेंगे, जैसे हमने यहाँ ये लाइन हमने मिस कर दी, एक्सपेंसेस शैल हैव टू बी इंकर्ड, जो हमारे खर्चे हैं वो बढ़ जाएंगे ऑन न्यू रिक्रूटमेंट, मतलब नई भर्ती करने में हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे। विच शैल बीइंग लॉस टू द कंपनी, जिससे कंपनी को क्या होगा, भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टाफिंग होती है स्टाफिंग में बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है। इसका नेगेटिव इफेक्ट, डिक्लाइन इन द एनकरेजमेंट एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़, जो उनकी संतुष्टि है और एनकरेजमेंट है उसमें क्या होगा, गिरावट आ जाएगी। एनकरेजमेंट टू डिसऑनेस्टी, और जो डिसऑनेस्टी है उसमें क्या होगी, गिरावट वो बढ़ेगी। एनकरेजमेंट उनको बढ़ावा मिलेगा। इंक्रीज इन द लेबर टर्नओवर रेट, इससे जो है हमारा क्या कहते हैं, हम श्रमिक परिवर्तन दर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट।